हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार एकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर था हमारा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, काफ़ी दिन हो गए थे उसकी क्लासेस हमने कंटिन्यूस नहीं की थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी मेरे घर पे। ब्रदर मेरे बड़े भाई बीमार थे, इसलिए क्लासेस कंटिन्यूस नहीं कर पाए हम। तो आगे क्लास को कंटिन्यूस करते हैं। उसके कुछ थियोरेटिकल पोर्शन के बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे एनसीईआरटी बेस्ड टेक्सचुअल क्वेश्चन को, और कुछ शायद से 9th क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में आपको बोला गया है, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल। आप सोच कर या समझ कर चलिए कि आप किसी कमरे में, चैम्बर मीन्स यहाँ पर रूम ही है, आप एक रूम में बैठे हुए हैं और आपके पीछे बैक साइड में एक दीवार है और आपके फ्रंट साइड में भी एक दीवार रहेगी। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजेंटली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल। इलेक्ट्रॉन की बीम है जो मेरे पीछे दीवार है वहाँ से चलती है। किस डायरेक्शन में? मेरे सामने वाली दीवार की डायरेक्शन में चलती है। इज डिफ्लेक्टेड बाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम बैकवर्ड से फ्रंट साइड आ रही थी वो किसी कारण से राइट साइड में मूव करने लग जाती है, राइट साइड में डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है उनका। तो जिस मैग्नेटिक की फील्ड की वजह से होता है उस मैग्नेटिक फील्ड की आपको डायरेक्शन निकालने के लिए बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए ये आपकी एक चेयर है, जिस चेयर के आप सिट करे हैं, ये बैठे हुए हैं चेयर के ऊपर। ठीक है, ये चेयर ले ली हमने। ये थोड़ा सा और अच्छा सा बना लेते हैं डायग्राम। ये चेयर की लेग्स है आपकी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है आपकी। ठीक है भाई, इस चेयर के ऊपर मैं बैठा हुआ मान के चलिए। एक इसके बैक साइड में वॉल होगी, ये है आपकी बैक वॉल चेयर के बिल्कुल जो पीछे है, और एक बिल्कुल सामने की तरफ भी होगी, ये है फ्रंट वॉल। ठीक है, ये है आपकी फ्रंट वॉल। अगर मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ फ्रंट वॉल की तरफ मुंह करके, तो लेफ़्ट साइड आपकी ये रहेगी और ये रहेगी राइट साइड। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है कुछ ऐसे, यानी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन मैं ऐसे दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कुछ ऐसे, यानी इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है बैकवर्ड वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ कुछ इस तरह। ठीक है बच्चों, ये वॉल फ्रंट वॉल की तरफ आ रही है इलेक्ट्रॉन बीम, लेकिन कोई मैग्नेटिक इफेक्ट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे चलकर फ्रंट वॉल की ना आके राइट साइड में बैंड हो जाती है या मूव हो जाती है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड बी जो परजेंस है उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए बोला गया है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए हम अपने नॉर्मली लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल। अब आप ये मत समझना कि यहाँ पे राइट हैंड रूल का क्यों यूज़ नहीं किया गया। आपको बेसिकली मालूम है जब भी डायरेक्शन या डिफ्लेक्शन की बात होती है तब हम लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। राइट हैंड का यूज़ करेंगे जब इंड्यूस्ड करंट निकालना हो। इंड्यूस्ड करंट की कोई बात नहीं की गई है, सिर्फ डायरेक्शन निकालनी है तो लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रूल को मैं अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये आपका थंब है, मान लीजिए ये आपकी फोर फिंगर है और ये आपकी मिडल फिंगर है। ठीक है, ये हो गया आपका थंब, ये है आपकी फोर फिंगर। ठीक है, और ये है आपकी मिडल फिंगर। थंब हमेशा दिखाता है बच्चों डिफ्लेक्शन, यानी डायरेक्शन को दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, फोर फिंगर जो होती है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, जिसको हम बी से भी डिनोट कर देते हैं। और ये जो आपकी मिडल फिंगर है ये दिखाती है करंट। ठीक है, या करंट की बात कर लेते हैं हम नॉर्मली, ये आपकी दिखाती है करंट आई। ठीक है, अब आपको ये भी मालूम है तीनों उंगलियां इस तरह से स्ट्रेच होनी चाहिए कि इनके बीच में जो एंगल है बच्चों
ठीक है, इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का रहे, परपेंडिकुलर रहे एक दूसरे के, तीनों की तीनों। क्लियर है? अब देखिए मैं ये रूल अप्लाई करूँगा, तो बेसिकली आपको ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट, बैक वाल से फ्रंट वाल आ रहा है, जैसे ये डायरेक्शन दिखा रखी है हमने, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हो जाएगी करंट की डायरेक्शन, यानी करंट होगा फ्रंट वाल से बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपकी जो मिडल वाली फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन की तरफ होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक भी? दूसरा, डिफ्लेक्शन आपका हो रहा है बच्चों राइट साइड में, डिफ्लेक्शन हो रहा है राइट साइड में, तो डिफ्लेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये थंब होना चाहिए राइट साइड में, ये थंब रहेगा राइट साइड में, ठीक है। और ये जो मिडल फिंगर है बच्चों ये रहेगी बैक वाल की तरफ, बैक वाल की तरफ। और जब आप इनको इस तरह से स्ट्रेच करोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड बी है ये आपकी डाउनवर्ड दिखाई देगी, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड शो करेगी। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड बी रहेगा आपका, जो मैग्नेटिक फील्ड बी होगा वो क्या रहेगा बच्चों, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो को रिवाइंड कर आप दोबारा से देख सकते हैं। कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, एक इसका वीडियो सॉल्यूशन बनाकर आपको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th हो गया था, 11th देखिए। ड्रा ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का एक डायग्राम बनाइए, उसका वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन कीजिए और बताइए कि स्प्लिट रिंग का क्या यूज़ होता है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि स्पेशल इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई थी हमने 20-21 मिनट की। तो ये क्वेश्चन को स्टडी करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, राम अवतार अकेडमी, ठीक है, राम अवतार अकेडमी के नाम से हमारा चैनल है। वहाँ पर जाने के बाद आप प्लेलिस्ट पे जाइए बच्चों, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप सर्च कीजिए 10th क्लास का मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये टॉपिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर आपको मिल जाएगा, ढूंढने में आपको आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक आप वहाँ पे स्टडी कर लेना, यहाँ पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th, नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड। आपको कुछ ऐसी डिवाइसेस के नाम देने हैं जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ किया जाता है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आज के टाइम पर सभी चीज़ों में इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप एसी ले लीजिए, इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, एसी हो गया, और भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स ले लेते हैं हम, जैसे आपका फ़ैन हो गया, एयर कूलर हो गया, ठीक है, MP3 वाली जो मशीन होती है उनमें भी आपका ये यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर का। इलेक्ट्रिक मिक्सर हो गया, आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13th, ए कोयल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। एक कॉपर वायर है जो इंसुलेट की गई है ऊपर से, एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करा दिया उसको। व्हाट विल हैपन इफ़ ए बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कोयल। भाई उस कोयल में पुश करेंगे तो क्या होगा, विदड्रॉल फ्रॉम इनसाइड द कोयल। सेकंड पॉइंट में क्या है, उस कोयल से अंदर निकाल लेंगे, अंदर से निकाल लेंगे। थर्ड में बोला है स्टेशनरी रखेंगे तो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये आपको ऐसे बोल रहा है कि मान लीजिए कोई सोलेनोइड है, ठीक है, इस सोलेनोइड के ऊपर हमने कोई कॉइल लगा दी कॉपर वायर की।
ये कॉपर वायर की वाइंडिंग कुछ इस तरह से कर दी है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। ये सोलिनॉइड और खोखला है, अंदर से कोई सॉलिड फॉर्म नहीं है। इस कॉइल पे हमने एक गैल्वेनोमीटर को और कनेक्ट करा दिया बच्चों। गैल्वेनोमीटर के बिल्कुल बीच में निडल होती है जीरो के ऊपर और दोनों तरफ डायरेक्शन दिखाता है ये, ठीक है। ये कॉपर की कॉइल है, ये है कॉपर वायर, ठीक है। मान लीजिए आपको एक बार मैग्नेट और दिया गया है, ये है बार मैग्नेट, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। अभी हम स्टडी करेंगे केस फर्स्ट को। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर इस बार मैग्नेट को मैं कॉइल के अंदर लेके जाऊं, ठीक है, यानी इसको मैं लेके आया और इसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और इस बार मैग्नेट को मैं मूव करा रहा हूँ, स्टेबल नहीं रख रहा। तो मूव कराने से आपको पता है बार मैग्नेट में नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ठीक है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी। और आपको याद हो तो हमने आपको एक रीजन भी बताया था इंड्यूस्ड करंट का, डी फाई बाई डी टी, जहाँ पे एफ फाई क्या था, फ्लक्स लाइंस की बात कर रहे थे, ठीक है, फ्लक्स लाइंस की। और हमने कहा था ये वोल्टेज इंड्यूस करेगा अगर फ्लक्स लाइंस चेंज होगी तो, और वोल्टेज इंड्यूस होगा तो उसकी वजह से आई करंट भी इंड्यूस होगा, ठीक है, उस कॉइल के अंदर करंट भी इंड्यूस्ड होगा। यानी जब इस बार मैग्नेट को आप मूव कराओगे इनसाइड में, तो इस कॉपर वायर से जो फ्लक्स लाइंस है, ये जो फाई है, ये भी चेंज होगी, ये चेंज होगी तो वोल्टेज भी जनरेट होगा, और वोल्टेज जनरेट होगा तो करंट भी इंड्यूस होगा, जिस वजह से गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा बच्चों, एक डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो आपको यही पूछा गया था कि अगर उस कॉपर वायर में से बार मैग्नेट को मूव कराओगे तो गैल्वेनोमीटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो एक डिफ्लेक्शन को शो करेगा, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में आपका क्या पूछा गया है। तो सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है विदड्रॉ फ्रॉम इनसाइड द कॉइल। अगर मैं उस बार मैग्नेट को कॉइल से बाहर निकाल लूँ, देखिए ये फिर से ऐसे कह रहा है कि ये जो बार मैग्नेट था, इस पे जो वाइंडिंग थी आपकी कॉपर वायर की, मान लीजिए ये कॉपर वायर है आपकी, और इस कॉपर वायर को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करा दिया था हमने, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है बच्चों। अब बार मैग्नेट है, वो बार मैग्नेट बाहर आ रहा है, ठीक है, मैं डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ वैसे कि भाई वो बार मैग्नेट बाहर आ गया कुछ इस तरह, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये बाहर ले आए इसको। ऐसा करने से भी तो फ्लक्स लाइंस चेंज होगी ना, जो फ्लक्स लाइन है टाइम के साथ साथ वो भी चेंज होगी, क्योंकि फ्लक्स लाइंस बाहर आ रही है तो कम अटैच होगी उस बार मैग्नेट से, फ्लक्स लाइंस बहुत ही कम पास होगी। अब कम पास होगी तो फ्लक्स लाइंस की संख्या बदल रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही तो इंड्यूस्ड करंट आएगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज भी आएगी, और उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर फिर से क्या दिखाएगा बच्चों, एक डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो यानी सेकंड केस में भी गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन शो करेगा। थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस में उसने बोला था कि हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, बार मैग्नेट को कॉइल के अंदर ही रख दिया जाए तो, जैसे ये आपकी कॉइल हो जाएगी सोलेनॉइड पे, ये है हमारी कॉइल, ठीक है, ये कॉइल को हमने मान लीजिए कनेक्ट करा रखा है गैल्वेनोमीटर से, ठीक है बच्चों, इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करा दिया, और बार मैग्नेट मैंने इसके अंदर ही रिप्लेस कर दिया, ये नॉर्थ पोल है इधर, ये साउथ पोल है। जब बार मैग्नेट में कोई मोशन नहीं होगा, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट इन बार मैग्नेट, इन बार मैग्नेट कोई भी मोशन या मूवमेंट नहीं होगी तो कोई फ्लक्स लाइंस भी चेंज नहीं होगी, इसलिए नो चेंज इन फ्लक्स लाइंस, ठीक है, फ्लक्स लाइंस की संख्या में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। आपको पता है डी फाई बाई डी टी क्या हो गया, जीरो, जीरो हो गया तो वोल्टेज इंड्यूस होगी जीरो, वोल्टेज इंड्यूस जीरो होगी तो करंट भी जीरो होगा, और करंट जीरो होगा तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, मीन्स नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो कोई मोशन नहीं तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स लाइंस भी कोई अटैचमेंट नहीं होगी, यानी उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी तो वोल्टेज इंड्यूस जीरो हो जाएगा, वोल्टेज इंड्यूस जीरो हो जाएगा तो करंट भी इंड्यूस जीरो हो जाएगा,
जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। टू सर्कुलर coils A and B are placed close to each other. If the current in the coil A is changed, will some current be induced in the coil B? Give reason. हाँ, अभी इसी की तो बात कर रहे थे हम भाई, करंट इंड्यूस की बात कर रहे थे, वही तो केस है भाई। ये आपसे कह रहा है कि आपके पास एक कोयल है कुछ ऐसे, मान लीजिए ये कोई कोयल ए की बात ले ली हमने, कोयल ए में से करंट पास कराएंगे, ये बैटरी कनेक्ट करा दी हमने मान लीजिए। ठीक है, कोयल ए में से करंट पास होगा और इस करंट के मैग्नीट्यूड को मैं कंट्रोल करा रहा हूँ। ठीक है, ये जो करंट आई है मान लीजिए ये वेरी कर रहा है, पहले मान के चलो 2 एम्पियर है, फिर 1.5 एम्पियर हो गया, फिर 3 एम्पियर हो गया, इसलिए चेंज होता जा रहा है कुछ इस तरह से। तो ये कोयल थी ए, इसके नियर बाई दूसरी कोयल है मान लीजिए कुछ इस तरह से, ये है कोयल बी। इस कोयल को मैंने गैल्वेनोमीटर से अटैच करा दिया। तो आपको पता है जब कोयल ए में से करंट पास होगा तो पहली कोयल किसकी तरह काम करेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगी। आपको मालूम है ये, जब आप कोयल में से करंट पास कराते तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो कोयल ए इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगी, इसमें से फ्लक्स लाइंस भी चेंज होगी, फ्लक्स लाइन पास करेगी किस में से? कोयल बी में से। तो कोयल ए में करंट पास कराने से फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस होगी जो कि कोयल बी में से पास होगी। करंट का मैग्नीट्यूड बदलता जा रहा है, इसलिए फ्लक्स लाइंस जो होगी वो भी चेंज होगी, फ्लक्स लाइंस भी चेंज होती चली जाएगी। चेंज होगी तो कोयल बी के अंदर ये जो गैल्वेनोमीटर है ये एक डिफ्लेक्शन शो करेगा, और डिफ्लेक्शन शो करेगा तो क्या दिखाएगा कि कोयल ए में से करंट का मैग्नीट्यूड वेरी कराने पर कोयल बी के अंदर भी करंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यही आपको पूछा गया था क्या होगा, तो हम कहेंगे हाँ यस, डिफ्लेक्शन होगा, उसमें करंट इंड्यूस रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ। पहला है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर, आपको पता है। ठीक है, ये भी हमने रूल बताया था आपको, सिंपल। पहला रूल, जब भी स्ट्रेट कंडक्टर आ जाए और उसमें से करंट दे रखा हो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछे, या रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड दे रखा हो करंट की डायरेक्शन पूछे, तो आपको आंख मीच कर कौन सा लॉ अप्लाई करना है? राइट थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल का अप्लाई करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर। सेकंड, आपको पता है सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है फोर्स, और थर्ड में पूछा गया है इंड्यूस्ड करंट। तो फोर्स आ जाएगा तो आपका लेफ्ट हैंड रूल रहेगा, इंड्यूस करंट आ जाएगा तो राइट हैंड रूल। यानी सेकंड में क्या हो जाएगा बच्चों? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको फोर्स की वैल्यू यानी डायरेक्शन निकालनी है। थर्ड में आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पूछी गई है, तो उसमें हमेशा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मोटर में भी अप्लाई किया जाता है, और राइट हैंड रूल आपका जनरेटर में अप्लाई किया जाता है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक्सप्लेन दी अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल और डायग्राम दिखाना है और ब्रश का एक्सप्लेनेशन देना है। फिर से हम इस क्वेश्चन को अवॉइड करेंगे क्योंकि इस पर पर्टिकुलर वीडियो है। फिर से आप राम अवतार अकेडमी चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में जाके 10th क्लास का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला सेक्शन निकाले, वहाँ से आपको जनरेटर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, डिटेल्ड नॉलेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ऑकर्स, व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ऑकर्स। भाई शॉर्ट सर्किट कब होता है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार रिपीट भी हो चुका है। देखिए, मान लीजिए रेड वायर तो है आपकी लाइन वायर, घरों में जो आपकी लाल कलर की वायर होती है वो लाइन वायर होती है जिसमें से करंट आता है, और एक होती है ब्लैक वायर जिसको हम न्यूट्रल वायर भी बोल देते हैं बच्चों, न्यूट्रल वायर। अगर ये लाइन वायर और न्यूट्रल वायर किसी भी वजह से, मान लीजिए इंसुलेशन डैमेज हो गई उसके कारण की वजह से, या कोई अप्लायंस में फॉल्ट आ गया उसकी वजह से, यानी किसी भी वजह से लाइन वायर और न्यूट्रल वायर एक हो जाए,
मिक्स हो जाए ये दोनों की दोनों, तो उस केस को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट में जो करंट होता है बेटा, वो करंट 5 to 10 टाइम्स 5 to 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। अगर पहले नॉर्मली मान लीजिए 2 एम्पियर चल रहा है, तो हो सकता है वो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से 20 एम्पियर तक पहुंच जाए वैल्यू। तो इतना हाई करंट सर्किट को तो डैमेज कराएगा ही कराएगा, आग भी लग सकती है घर में, और इवन पर्सन अगर मौजूद है उसकी डेथ भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये होता है शॉर्ट सर्किट होने का रीज़न, यानी लाइन वायर और न्यूट्रल वायर अगर मिक्स हो जाए किसी भी कारण से, उस केस को हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेज। भाई फंक्शन ऑफ अर्थ वायर क्या होता है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मालूम होना चाहिए। देखिए होता क्या है, जैसे कि आपके घर का ये बोर्ड है, ठीक है, ये घर का बोर्ड है और ये प्लग है, और यहाँ पर कुछ स्विच होते हैं ऑन ऑफ वाले। ठीक है, मान लीजिए ऑन ऑफ वाले स्विच है। तो जैसे ही ये बोर्ड होगा ना बेटा, इसके पीछे एक मेटल बॉडी होती है कुछ ऐसे, जिसके ऊपर ये वैल्यू लगी हुई है आपकी, वहाँ पर एक मेटल बॉडी होती है अंदर की साइड में, अगर आपने कभी खोल कर देखा होगा तो आपको दिखाई देगी। तो ये मैं कह रहा हूँ ये है मेटल बॉडी। ठीक है, अगर बाई चांस किसी वजह से प्लग में या कहीं पर भी जो अंदर वायर है वो मेटल बॉडी से टच हो जाए, वो जो वायर है, ठीक है, वायर क्या है, मेटल बॉडी से टच हो जाए, टच्ड टू मेटल बॉडी, तो होगा क्या, अगर आप मान लीजिए कोई प्लग लगाने की कोशिश कर रहे हैं या स्विच ऑन ऑफ कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो मेटल बॉडी पर वायर लगी हुई है उसमें करंट भी फ्लो होगा, वो करंट आपको लग सकता है, जिसकी वजह से आपको एक हाई शॉक भी लगेगा, और शॉक लगेगा तो आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम अर्थ वायर का यूज़ करते हैं। अर्थ वायर का कलर होता है ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर की वायर होती है ये बच्चों नॉर्मली, और ग्रीन कलर की वायर होने पर अर्थ वायर काम क्या करती है, अर्थ वायर को अगर मैं वायर से अटैच करा दूँ, मान लीजिए ये आपकी अर्थ वायर है, ये मेटल बॉडी से मैंने टच करा के ये वायर ले आया, और ये अर्थ है मान लीजिए आपकी, अर्थ के अंदर एक गड्ढा खोद के उसमें मैंने रोड के साथ इसको फिक्स करा दिया, तो जो लीकेज करंट पहले मेटल बॉडी के ऊपर था वो अर्थ वायर से पास होता हुआ अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रीन वायर है, अब ये कम रेजिस्टेंस का पाथ प्रोवाइड करा रही है उस लीकेज करंट को, तो लीकेज करंट सारा अर्थ में चला जाएगा, और अब मुझे शॉक लगने का कोई खतरा नहीं रहेगा, जिसकी वजह से ह्यूमन्स बॉडी सेफ रहेगी, या कोई भी ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट जो उसको छूने की कोशिश कर रहा था वो अब सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल अर्थिंग वायर का, ग्रीन कलर होता है, और ये लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कराती है लीकेज करंट को। ठीक है, जो मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है उसे लीकेज करंट कहते हैं, उसको लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कराती है, और सारा लीकेज करंट अर्थ में चला जाता है, जिसकी वजह से ना तो हमें कोई शॉक लगेगा और डेथ भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये था आपके कुछ इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चन। तो इसी के साथ आपका ये सेकंड चैप्टर भी फिनिश हो गया है। अब जैसा होगा हम उसी के हिसाब से अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सेशन को आज का यहीं पे रखते हैं बच्चों। सिलेबस आपका टाइम से पहले अच्छे से कवर हो जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेसिक को भी रखेंगे साथ में, और एनटीएससी के क्वेश्चन पैटर्न को भी फॉलो करेंगे। तो सेशन को आज के लिए यहीं पे रखते हैं बच्चों। राम अवतार अकेडमी से लगातार जुड़े रहिए, मोर इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा जल्दी से जल्दी देते रहेंगे, प्रोवाइड कराती रहेंगे। तो सेशन को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को हमारे बारे में बताइए। तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।